Unacademy. Let's crack it. आशुतोष जी, जी सर। कैन वी स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट यू? कुछ आप अपने बारे में बताइए जो हमको जानना चाहिए। सर मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जी, मैं सर 12th के बाद इंडियन एयरफोर्स में चला गया था और वहाँ मैं 20 ईयर सर्विस की है, 1994 टू 2014 तक। और सर वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैं 2015 में हाई कोर्ट इलाहाबाद में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर आया हूँ। वर्तमान में समीक्षा अधिकारी पद पर हूँ। अच्छा, और अभी सर, आप वहाँ सर्विस चल रही है। इंडियन एयरफोर्स के दौरान ही सर मैंने BA और MA पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया था और LLB में मेरठ यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, तो डिस्टेंट लर्निंग कोर्स था? नहीं सर, रेगुलर था, मैं वहाँ पोस्टिंग था और वहाँ इवनिंग क्लासेस मैंने किया था। अच्छा, इवनिंग क्लासेस से किया। एज अ रिव्यू ऑफिसर क्या काम होता है आपका? सर हाई कोर्ट में जो भी केसेज इन होते हैं और कोर्ट तक पहुँचने तक और कोर्ट के आदेश के बाद उसके फाइनल डिस्पोजल तक जो सारे काम होते हैं तो अलग अलग ऑफिसों में बटे हुए होते हैं। और उस ऑफिस में एक सर्विस कैडर का स्ट्रक्चर है, उसमें सहायक समीक्षा अधिकारी से लेकर रजिस्ट्रार तक पोस्टें हैं। तो उसमें सुपरवाइजर पोस्ट ऊपर के लोग रजिस्ट्रार लेवल से करते हैं, बाकी हम लोगों का सारा काम वर्किंग काम, नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड कंप्लायंस ऑफ कोर्ट। आपकी सर्विसेज परमानेंट है? जी सर। अब आपने हाई कोर्ट को इतना पास से देखा है, जी तो सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या 3 सुधार हैं जो आप चाहते हैं कि प्रेजेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने चाहिए, जिससे हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, न्यायतंत्र है, वो और सुदृढ़ हो सके। सर अभी सेंसर स्टेट वहाँ की 160 है ऑनरेबल जजेस की, जी, लेकिन प्रेजेंटली सर 94 कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या कारण है? ये देखिए, ये समस्या सब जानते हैं जी सर। कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ने चाहिए, पेंडेंसी केस ज़्यादा है, लेकिन क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से सैंक्शन स्ट्रेंथ होने के बाद भी जी सर। हमारे न्यायालयों में जज नहीं है? सर इसमें सरकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम सिस्टम है वो रिकमेंड करते हैं, कुछ डिस्प्यूट है जिसके कारण से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोलिजियम जो रिकमेंड कर रही हैं तो सरकार की ओर से कुछ डिले आ रहा है। अब दोनों के बीच में कहीं न कहीं उनके जो इंक्वायरी के रूप में कुछ सेटिस्फाई नहीं होती, इस कारण से पूरे जो कोलिजियम द्वारा रिकमेंडेड ऑनरेबल जजेज हैं उनको गवर्नमेंट अनुमति पूरी नहीं दे पा रही है, इस कारण से कुछ ये हमें हो रही है। इस क्वेश्चन पर लाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति है जी। उसके लिए कोलिजियम दोनों लेवल पे कितने मेंबर्स का होता है, क्या प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, वो बताइए। और जो 3 महत्वपूर्ण केसेस हैं जिन्होंने नियुक्ति के पूरे लॉ को ले डाउन किया है, वो भी अगर आप शॉर्ट में नाम बता सके 3 केसेस के तो बहुत बढ़िया होगा। सर एक तो आर्टिकल 217 के से आधार पर हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति होती है और उसमें कोलिजियम जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए होती है 3 जजों की, सुप्रीम कोलिजियम में 3 जज होते हैं, चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जज। और चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन जो कोलिजियम होती है वो 5 जजों की होती है, चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर जजेस। इनके द्वारा दी गई सलाह एग्जीक्यूटिव पे बाइंडिंग होती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन जो उन्होंने रिकमेंडेशन बाइंडिंग तो होती है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी जो इंक्वायरी कराती है, इंक्वायरी में कुछ कमियां दिखती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताती है कि इनमें कमी पाई गई, इस कारण से इनको हम रिकमेंड करने में सक्षम, इनको हम आगे सूचित करने में हम सक्षम नहीं हैं। NJAC जी सर। एक बिल, एक एक्ट अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था? सर एग्जैक्ट मुझे उसका केस का नाम याद नहीं है, और इसमें यही था कि इस मूल ढांचा यही बोला गया था उसमें कि ये संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है? ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पढ़े मैं लगभग सभी, लेकिन एक्सपर्टीज में किसी में नहीं हूँ सर, लेकिन एविडेंस एक्ट तो पढ़ा हूँ सर। ठीक है एविडेंस की परिभाषा क्या है? साक्ष्य जो भी किसी भी विवादक इशू में जो कोर्ट चाहती है उसको प्रूफ करने में, और चाहे वो ओरली हो या डॉक्यूमेंट के थ्रू हो या किसी एक्ट के थ्रू हो, उसी को साक्ष्य करते हैं। ब्लड सैंपल्स अगर कोर्ट में पेश किए जाए तो वो भी एविडेंस होंगे?
ब्लड सैंपल के साथ उसके विशेषज्ञ जो उसको टेस्ट किए हैं, अगर वो आकर बता रहे हैं तो उसको एक्सपर्टीज के रूप में उसको एडमिसिबल किया जा सकता है। कोर्ट क्या बाउंड एक्सपर्ट की बात मानने के लिए? बाउंड नहीं है, उनको सेटिस्फाई होना चाहिए कोर्ट को। विशेषज्ञ साक्षी कौन होता है? विशेषज्ञ के साक्षी सब समझे नहीं। विशेषज्ञ एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट कोई हो जो विदेशी विधि हो और साइंस हो, आर्ट्स हो, हस्तलेख हो और फिंगर प्रिंटिंग का और इसके जो उंगलियों के निशान है उसके बारे में अगर वो एक्सपर्ट हो और उसके बारे में अपनी राय विशेषज्ञ स्पेशल राय दे रहे हैं तो विशेषज्ञ हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई कस्टम है, जी सर। कस्टम ट्रेडिशन जी वगैरह है, इसके बारे में कोई व्यक्ति अगर एक्सपर्ट होता है जी सर। तो उसका दिया हुआ साक्ष्य जो है वो साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में रेलेवेंट माना जाता है? सर एग्जैक्ट नहीं आता, 47 एक्ट के अंदर ही है सर, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा सर। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि कैरेक्टर जो होता है जी किसी सर। व्यक्ति का चरित्र, जी सर। वो सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में किस प्रकार साक्ष्य फर्क हो जाता है दोनों? सर सिविल मामलों में किसी का अगर अच्छा सील दिए का अगर दिया गया कैरेक्टर का तो वो रिलेवेंस नहीं है, जब तक कि कोई अगर कह रहा है कि ये बुरे साक्ष्य का है तो उसमें सर बताया जा सकता है कि अच्छे साक्ष्य का है, उसका दिया जा सकता है। क्रिमिनल में सर ये वो रिलेवेंस है सर। आप पहली जो बात बोल रहे हैं सिविल केसेस के लिए, जी सर। उसको किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? सर अभी याद नहीं आ रहा है, मैं समझा सकता हूँ लेकिन अभी इस समय याद नहीं आ रहा। अच्छा, मान लीजिए कि कोई मामला है विवाह विच्छेद का, डिवोर्स का कोई मामला है, तलाक का। तलाक के मामले में अगर किसी पति के लिए कोई पत्नी कहती है कि ये मुझे मारता पीटता है, मेरा शोषण करता है, तो क्या यहाँ पे कैरेक्टर की बात आ जाएगी? हालांकि ये सवाल डायरेक्टली कैरेक्टर से कनेक्टेड नहीं है, पर क्या ये बात कैरेक्टर पे आई? सिविल मामला, डिवोर्स मांग रही है। सर ये पति पत्नी के बीच का इंटरनल मामला अगर ये कहीं और रहता तो वो अपना अच्छा साक्ष्य देकर इसको डिस्प्रूव कर सकता था कि मैं बुरे साक्ष्य का नहीं हूँ, लेकिन अब सर इस केस में मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का ये आंतरिक मामला है जो उसको बाहर कोई विटनेस और नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 में क्या बात करती है? सर याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं है? रिव्यू ऑफिसर का जॉब आप छोड़ना क्यों चाहते हैं? सर हाईकोर्ट में आने के बाद मैं जुडिशल अफसर को बहुत नज़दीक से देखा, क्योंकि हमारे जो इमीडिएट अफसर होते हैं जुडिशल अफसर डिप्टेशन पर हाईकोर्ट में आते हैं, मैं उनका जॉब प्रोफाइल देखा, काफ़ी रिस्पेक्टफुल है और बाहर में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है और एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब है। प्लस दूसरे डिसीजन मेकिंग है कि आप कोर्ट में बैठ कर डिसीजन दे रहे हैं, तो इस कारण से काफ़ी आकर्षित किया कि इसको किया जा सकता है। आपने 2012 के बाद अटेम्प्ट नहीं दिया कोई? सर 2012 में मैंने दिया था जी। मेरा हुआ नहीं था, इसलिए उसके बाद सर मेरा एज 2015 बाद लैप्स हो गई थी। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन दिया है तो मैं एलिजिबल अभी हो पाया हूँ, तो फिर दोबारा मैं अब प्रयास किया हूँ। अच्छा, मेंस आपका अच्छा गया है? सर ठीक गया है। ठीक गया है, जी सर। कॉन्फिडेंट है आप? सर यस सर। और इंटरव्यू की डेट क्या है? सर 22 तारीख। अच्छा, लगभग मतलब 8-9 दिन का जी सर। मोटा-मोटा समय है। जी सर। जी सर। ठीक है, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है? पहले आपने एयरफोर्स में काम किया, जी सर। कहीं ना कहीं देश की सेवा, जी समाज की सेवा आपने करी, जी सर। उसके बाद आपने रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम दिया, वहाँ पे भी आप एक तरह से सामाजिक सेवा ही कर रहे हैं। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप जज की पोस्ट पे आना चाहते हैं, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है कि आपको कब कैसे लगता है, किन कारणों की वजह से कि अभी मुझे और सर्विस करनी है? सर लर्निंग तो हमेशा जब तक आदमी जिंदा है तो चलती रहेगी, और इसके बहाने मैं सर एक तरह से जुड़ा रहता हूँ, लॉ से हूँ तो जुड़ा हूँ। मैं शायद इसमें जाने के बाद कैरियर ऑप्शन मेरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो रिटायरमेंट तक हाई कोर्ट में जो इस लेवल तक नहीं पहुँचा होगा, यहाँ पर शायद वहाँ से शुरुआत मेरी हो रही है। तो सर एक तरह से हमारा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्रोग्रेस है। प्लस सोसाइटी में सर ये काफ़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट है, तो इसलिए आकर्षित करती है। और यहाँ आने के बाद सर जब मिला हूँ मेरे इमीडिएट ऑप्शन, उन्हीं के साथ रहना, पूरा दिन में ड्यूटी करनी, तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अच्छा, एयरफोर्स की और जुडिशरी को, जी सर। अगर इन दोनों चीज़ों को देखा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को आपने बहुत पास से देखा है, तो दोनों में ऐसी 3 क्या सिमिलैरिटी हैं जो आपको लगती है इन दोनों ही चीज़ों में पाई जाती है? सर सबसे बड़ी बात है कि दोनों में डिसिप्लिन, एक तो जुडिशरी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ईमानदारी,
सामने वाले के जो डिसीजन यहाँ लेते हैं तो ईमानदारी से अपना कार्य करें, जिससे कि जो सामने आ रहा है वादी प्रतिवादी, तो हम सही न्याय कर पाएँ। इसके लिए हमें ईमानदारी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, जो एयरफोर्स में डिफेंस में थी यहाँ भी है सर। और तीसरी टाइम बाउंड में जो हमें टाइम बाउंड दिया तो गया, डिसिप्लिन का पार्ट हो जाएगा, जी कुछ सर। और पार्ट बता सकते हैं? और पार्ट अभी सर याद नहीं आ रहा है। ये दो चीजें तो कोई भी डायरेक्टली भी बता सकता जी है सर। कि ये चीजें कॉमन है। मैं जानना चाह रहा था कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस आपने कभी महसूस किया हो ये कोई यूनिक चीज है जो दोनों सर्विसेज में मुझे कॉमन दिखती है अपार्ट फ्रॉम सर दोनों सर्विसेज में एक तो चीज़ है कि जो रूल है, जैसे इंडियन एयरफोर्स में था, जो है वो होना ही होना है, उसमें कोई एक बट नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम कुछ भी हुआ वो होना ही है। वही मैं कोर्ट देखता हूँ, कोर्ट अगर 10 बजे बैठी है कोर्ट और हमें पहुँचना है कोर्ट में अपने कामों के लिए, तो कोई एक बट कोई एक्सक्यूज हमारे लिए नहीं है कि हमें ये काम हो गया, लेट हो गया। जैसे भी हमको पहुँचना है और उस कोर्ट की ड्यूटी पहुँचना है सर, तो टाइम बाउंडेशन तो उसके लिए सर काफी सब्जेक्ट अच्छा है। स्पेसिफिक। चलिए, आपकी हॉबी में मैं देख पा रहा हूँ गार्डनिंग लिखा है आपने, तो गार्डनिंग करते हैं आप? सर मैं छत पर अच्छा, मतलब हाउस घर में ही करते हैं आप? सर। दो मुझे आप 3 पॉइजनस पौधों के नाम बता सकते हैं? पॉइजनस पौधों में सर अभी ये एक सर है, याद नहीं आ रहा है, जो खेतों में उगाते हैं, अभी जस्ट नाम नहीं आता है। अक्सर खेतों में सर उगाते हैं, उसमें वाइट फूल होते हैं जो दमा के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। नाम सर मुझे सर याद नहीं। ठीक है, आप 3 ऐसे पौधों के नाम बता सकते हैं जो फल के साथ, फूल के साथ साथ फल के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं? सर इतना डीप मुझे नहीं पता है सर, सॉरी सर। ठीक है, अच्छा आपके 3 फेवरेट पौधे बता दीजिए। सर हमारे फेवरेट पौधों में सर तुलसी है सर, हाँ, एलोवेरा है, और सर तीसरा है सर ये गिलोय है सर। गिलोय, तुलसी और एलोवेरा। जी सर। इनकी गुणवत्ता के आधार पर आप मुझे ये बता दीजिए कि संविधान में कौन से 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप इनसे रिलेट करेंगे? कौन सा प्रावधान है जिसको आप कहेंगे कि ये तुलसी है, कौन सा प्रावधान है जो एलोवेरा एंड सिमिलरली गिलोय? नहीं पता सर, सॉरी सर। एक बार प्रयास कोशिश करिए, ट्राई करिए। तुलसी के क्या गुण होते हैं? तुलसी सर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल सर मेडिसिन में यूज जाती है सर। इसकी समीक्षा की जाती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और हमारे वो में है कि हम उनको रक्षा करें, तो उसमें जो अच्छे पौधे हैं उनको हम सर वो एनवायरनमेंट के रूप में सर उसको सर सुरक्षित रखें सर। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से कनेक्ट कर सकते हैं इसको? सर कर सकते हैं, जो उसमें सर ये जो प्रदूषण के विरुद्ध जो हमारा राइट्स है कि हमें अच्छे वातावरण मिलने चाहिए, वो सर फंडामेंटल राइट के आधार पर सर उसको कनेक्ट किया जा सकता है सर। गिलोय को सर गिलोय भी है सर, गिलोय से काफ़ी ज़्यादा इस समय जब से कोरोना में आया था, और इसमें गिलोय के पौधे से काफ़ी यूजफुल रहा है। बुखार में नेचुरल मेडिसिन के सबसे अच्छी गिलोय सर है, और उसको मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ, काफ़ी फ़ायदा मिला है। आशुतोष जी, आप एयरफोर्स में अगर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट रहा होगा। सर स्पोर्ट्स में मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे स्क्वाड्रंस ड्यूटी थी, तो स्क्वाड्रंस में काफ़ी व्यस्त लाइफ थी। अच्छा, उसमें मॉर्निंग नाइट आफ्टरनून लगातार मतलब एक साइकिल में चलती रही है, तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिल पाया। जाने का मौका नहीं मिल पाया या इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया? इंटरेस्ट होते हुए वहाँ अगर आदमी स्पोर्ट्स में जा रहा है तो उसको समझा जाता था स्क्रैंजर है, मीन्स ऐसी लाइफ थी कि सर उसमें से मेन स्ट्रीम लाइफ फाइटर स्क्वाड्रन में मैं था। तो वहाँ का स्पोर्ट्स खेलने का मतलब मैं वहाँ से ड्यूटी छोड़कर मुझे ट्रिप पर जाना होगा, तो लोग बुरी सही नज़र से नहीं देखते थे क्योंकि मेन काम हैम्पर होता था। आईपीसी पढ़ा है आपने, इंडियन पीनल कोड? जी सर। इसके बारे में आइडिया है? अगर हम मूलभूत तरीके से देखें तो एक्सटॉर्शन जो है जी सर। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है, जी सर। इन दोनों में क्या फर्क है? उद्यापन हम कह सकते जी सर, हैं, जी सर। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन धमकाना धमकी जिसे कहा सर। जाता है 503, इसमें क्या फर्क है? सर स्टार्टअप में थी इमीडिएट जान का खतरा दिखाया जाता है, तो उससे जो भी जो सामान कुछ इमीडिएट उसके पास होता है उससे ले लिया वो जाता तो है। रॉबरी होता है। यस सर, सर कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, आराम आराम से से बताइए, आराम से बताइए। जी,
याद नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन होता है जी सर। और चोरी होती है, जी सर। इन दोनों में क्या फर्क है? सर अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में डिफरेंस बता सकते हैं? सर कल्पेबल होमिसाइड और जी। मर्डर, हाँ आपराधिक मानव मानव हत्या। जी 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 सर। सर सारे जब किसी व्यक्ति की हत्या होती है, मृत्यु होती है, तो कोई करता है तो सारे कल्पेबल होमिसाइड में आते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो उसमें वो मर्डर में आ जाते हैं। जैसे कोई इंटेंशनली अगर कोई पहले से प्लान करके आ रहा है, उसके दिमाग में इंटेंशन है कि हम इसको मारना है, अगर मारता है तो सर वो मर्डर में आएगा। इमीडिएट अगर कोई और सर जो 5 कंडीशन अगर उसमें अगर वो फुलफिल हो रहा है तो उसमें वो मर्डर में नहीं ले आता है सर। जैसे इमीडिएट कोई प्रोवोकेशन दे दिया तो एक्सेप्शन का बता रहे हैं। एक्सेप्शन बता रहे हैं सर। तो अगर एक शब्द में बोले कि एक शब्द में डिफरेंशिएट कर दीजिए मर्डर कल्पेबल, एक शब्द में। सर पहले से प्री प्लान उसके दिमाग में मोटिव है, तो अगर मर्डर कर रहा है तो मर्डर में आएगा, नहीं तो कल्पेबल होमिसाइड में। जो पहले से अगर इंटेंशन उसका नहीं है कि इसको जब मर्डर, अचानक गोली निकाल के मारा जाए तो ये मर्डर नहीं होगा। सर अचानक गोली में तो मर्डर होगा सर, वो तो होगा, लेकिन सर के नानावटी का केस आपने पढ़ा है? सॉरी सर याद नहीं है सर। कोई बात नहीं सर। आपका सब्जेक्ट जहाँ पर आप बहुत सुविधा रहेगी आपको जहाँ बताने में, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर आपका पकड़ अच्छी हो? सर एक्चुअली पकड़ मेरे इस सेक्शन में भूल जाता हूँ अक्सर, क्योंकि उतना टाइम मुझे नहीं दे पाया हूँ। कोई बात नहीं। जी सर। अच्छा, संस्वीकृति क्या होती है? कन्फेशन से कोई व्यक्ति अपने अपराधों को अपने विरुद्ध कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने किया है, वो संस्कृति है। मान लीजिए आजकल बाबाओं का बड़ा दौर चल रहा है, जी सर। किसी बाबा का कोई भक्त है, उस भक्त के द्वारा किसी प्रकार का कोई ऑफेंस हो गया जी सर। और वो भाग करके आया है बाबा के पास, बाबा से कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन बाबा को पता है कि इस व्यक्ति ने कोई ना कोई दुष्कृत्य किया है। जी सर। अब बाबा ने उससे कहा कि बेटा जो भी है तेरे मन में वो सच सच मुझे बता दे, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ, भगवान देख रहा है, वगैरह वगैरह, उसने बहाने बनाए। तो इस बात का भरोसा करके उस व्यक्ति ने अपने जो बाबा हैं, जो गुरु हैं, उनको सारी बातें सच सच बता दी। क्या ये जो बात बताई गई है, क्या ये संस्वीकृति की तरह डील की जा सकती है? क्या ये परमिसिबल होगी कोर्ट में? सर ये न्यायालय के बाहर संस्वीकृति एडमिसिबल होगी जबकि न्यायालय का समाधान हो जाए कि ये जिसने बताया है मतलब उस पर विश्वास किया जा सके, ये सही बता रहा है, तो उसको लिया जा सकता है। मतलब कोरोबोरेशन जरूरी होगा, ये कहना चाह रहे हैं क्या? क्या दूसरे साक्ष्यों के द्वारा भी इस सर चीज उसको को- संपुष्ट किया जाएगा जिससे कोर्ट को विश्वास हो जाए कि जो बाबा जी बता रहे हैं इनके बारे में वो सही बता रहे हैं। अच्छा, कन्फेशन और एडमिशन के बीच का मोटा मोटा फर्क क्या होता है? कन्फेशन से तो अपने विरोधी है वो बता रहा है, और एडमिशन में कोई भी किसी भी बात के बारे में जो स्वीकार कर रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है, कोई फैक्ट को कोर्ट के सामने चाहिए किसी केस में, तो स्वीकृत हो जाती है। मोटा मोटा कन्फेशन और एडमिशन के बीच में डिफरेंस जो है वो सिविल और क्रिमिनल का किस में, कौन सा सिविल कौन सा क्रिमिनल है? सर इसमें सिविल में तो स्वीकृत ये हो जाता है, एडमिशन, और सर ये क्रिमिनल में से कन्फेशन आता है। कन्फेशन आता है। सिविल क्रिमिनल में कहीं एडमिशन के बारे में बात होती है? सर याद नहीं आ रहा सर। किसी को अपना नाम प्रूफ करना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपको ये बताना हो क्रिमिनल किसी मामले में कि मेरा नाम XYZ है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? सर एफिडेविट में दे सकते हैं सर। एफिडेविट में क्या लिखते हैं आप? सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो, एंड क्या ये इसको एडमिशन कह सकते हैं? एडमिशन ही है सर एक तरह से, तो एफिडेविट एडमिशन में आएगा सर। अच्छा, क्या हर तरह के एडमिशन कोर्ट में वैलिड होते हैं? मतलब जो आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, जो या नुकसान पहुंचा रहे हैं, या दोनों तरह के? हर तरह का एडमिशन सर कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, जो रेलेवेंट रहता है सर कोर्ट चाहती है उसी को एडमिट करती है। नहीं, तो उसके पीछे जैसे मैंने यहाँ पे एडमिट किया आपसे कि कल रात को मैं मूवी देखने गया था, पिक्चर जी। देखने गया था, ये मैंने आपके से एडमिट करा। अभी कल को मेरे अगेंस्ट कोई केस है जिसमें ये बोला जा रहा है कि कल रात को मैं कहीं पे कोई अपराध कर रहा हूँ, जी सर। तो मैंने आपके सामने ये बात एडमिट की है, तो क्या ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ कोर्ट में? सर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हाँ मेरे सामने उन्होंने कन्फेस किया था, ये बताया था कि ये कन्फेस तो नहीं किया, एडमिट एडमिट किया। एडमिट सर। पर हर अपराधी फिर यही करेगा ना कि पहले एडमिशन कर देगा,
पहले बता देगा किसी को कि मैं वहाँ हूँ। सर उसको किसी और साथ से प्रूव होना चाहिए सर। नहीं, एडमिशन का मतलब है ना कि जो बात बोली है बस वही है। जी सर। वो तो अलग बात होगी कि टिकट प्रूव कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा से प्रूव कर रहे हैं, वो तो अलग बात सर है। सर आपके परिवार के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? सर मेरे पिताजी डिग्री कॉलेज में से बीएड विभाग अध्यक्ष थे और सर वो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं 2012 में। तो मेरी माता जी थी जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर थी और वो 2019 में एक्सपायर हो गई हैं रिटायरमेंट के बाद। और मेरा छोटा भाई है सर, वो IRS है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में है, 2009 बैच में सेलेक्ट हुआ है। तो मेरी 2 बहनें हैं, एक यहाँ बनारस में रहती हैं, एक मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ। आप मैरिड हैं? जी सर। तो आपके बच्चे? जी सर, वो क्या मेरे करते हैं? तो सर मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं सर। मेरी बेटी है BLLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रही है और सर मेरा बेटा हाई स्कूल में है। आप एक छोटा सा मेरा सवाल है बस, क्या है कि फ़र्क वाले जितने भी सवाल हैं उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जी सर। तो एक सवाल और है फ़र्क का, ये करार और संविदा में क्या फ़र्क है? सर जो करार सर विधिपूर्ण है सर, वो सर संविदा में कन्वर्ट हो जाती है लाफुल है। अगर विधिपूर्ण होना मतलब सर जो लाभ द्वारा सर अपेक्षित है सर, जो मतलब किसी लाभ को तोड़ नहीं रही है सर तो जो कि धारा 10 में जी सर। दिया गया है। जी सर। ठीक है। सर आपने रेंट एग्रीमेंट सुना है शब्द? जी सर। रेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते अपन, रेंट एग्रीमेंट ही क्यों करते हैं? सर उस रेंट एग्रीमेंट में जब बीच में अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो उसको बीच में उसको एग्रीमेंट को तोड़ा जा सकता है, दोनों पक्षों में से किसी पक्ष कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तोड़ सकते? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे बाइंडिंग ज़्यादा है, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा सर। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट बता दीजिए। पुलिस लोग अगर किसी को अरेस्ट करने जाते हैं, जी सर। किन बातों का उनको ध्यान रखना है या अरेस्ट वो कब कर सकते हैं? अरेस्ट के पूरे चैप्टर में आपको जो जानकारी हो आप जरा समझाइए। सर अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो महिला पुलिस या महिला अधिकारी चाहिए और रात में से सनसेट से सनराइज के बीच में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर स्पेशल इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर महिला अधिकारी के साथ मिलकर अरेस्ट किया जा सकता है। और उसको जिसको अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट जुडिशल अफसर के पास उनको। कौन सी धारा में ये वाला चीज़ कि 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस? सर 57 में और 76 में भी है। दोनों में क्या फ़र्क है? 76 वाले में 24 घंटे में क्या फ़र्क है? मतलब वो किस केस की बात कर रहे हैं? 2 बार ये प्रावधान क्यों? जी सर 2 बार बात आई है सर, कंफ्यूज हो रहे हैं सर सारे सर। ठीक है, that's all। ठीक है, तो अभी आप एक बार रिलैक्स Relax हो रहिए, जाइए। फीडबैक आपको दे देंगे। देखिए सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी सर्विस करने के बाद भी एस्पायर कर रहे हैं कि आप जुडिशियल ऑफिसर बने। ये एक बहुत मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों के लिए और ये बहुत ही अच्छी बात है और सभी इसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा लॉ पे और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? देखिए जितना लिमिटेड आपके, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, लेकिन जब हम सभी को देखते हैं, आपको नॉलेज है लॉ की 100% है, लेकिन जब हम बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हैं, जी सर। कल से 50 बच्चों से हम लोग बात कर चुके हैं इसी तरह के इंटरव्यूज में, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा और कर लें, देखिए सब नहीं पढ़ना है आपको, जी सर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़नी है। जी सर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जैसे CRPC है उसमें अरेस्ट है या मैजिस्ट्रेट की पावर है या कंप्लेंट है, FIR है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जी सर। जिससे एविडेंस है, तो एविडेंस में भी अल्टीमेटली 10 ही 15 चीज़ें हैं जो आपको जनरली इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। एडमिशन सर ने पूछा, कन्फेशन पूछा, विटनेस के बारे में पूछा, एविडेंस क्या होता है, यही कुछ चीज़ें हैं जो जनरली पूछी जाती हैं। तो इन पे है आपको मतलब पता है, बस कहीं ना कहीं सेक्शन मिल जाए, कहीं केस लॉ मिल जाए, कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे सर ने डिफरेंस पूछा, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप थोड़े समय में वर्क कर लें तो मेरे हिसाब से हो जाएगा सही से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सेक्शंस नंबर अगर याद हो जाए मेन अगले एक हफ्ते में सर मेरा टारगेट वही है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सर सेक्शंस को टू द पॉइंट बता पाऊँ, क्योंकि मेरी कमी है सर। सरलता आपका है है कब इंटरव्यू? 22 को सर। 22 को ना, आप लीव ले लीजिएगा। सर ले लिया हूँ सर, उसको हाँ। सर कर रहा हूँ सर। तो आप
करते रहिएगा, मेन सारा सब कुछ मत करिएगा, नहीं फिर क्या होगा कि फायदा नहीं होगा जी कुछ। सर। मेजर मेजर पोर्शन कर लीजिए, जी सर। तो वो सरलता है आप में, सौम्यता है, वो चाहे आपके एयरफोर्स के करियर की वजह से हो, चाहे हाई कोर्ट की वजह से हो, आप में एक वो झलकता है एक मैजिस्ट्रेट के गुण, मतलब जो धैर्यता चाहिए, जो जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और मतलब हर एक व्यक्ति आपको सुनने को तैयार रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही हो जाएंगे, क्या वो ऐसा नहीं है। तो बस इसको थोड़ी चीज़ें अगर आप इम्प्रूव कर लेंगे तो मुझे लगता है हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ डेफिनेटली आपके अपने आप में डिसिप्लिन होना पहले तो बड़ी बात होती है। वो दिख रहा है कि जैसे भी आपकी सर्विसेज रही हैं वो पूरी तरीके से एविडेंट है, चाहे फिर वो आपके मतलब बोलचाल की भाषा में हो, चाहे फिर आपके बर्ताव में हो, जिस तरीके से आप खुद को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे आप बोल दिए 2-3 बार आपने ये चीज़ बोली कि अभी सर अभी याद नहीं आ रहा, तो ये बहुत सरल तरीका है ये बोल देने का कि अभी याद नहीं आ रहा। लोग इस पर घबरा जाते हैं, आप घबराए नहीं एक भी बार, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा कि जितने भी मेजर लॉज हैं, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पे मैं देख रहा हूँ कि वो एक कमजोरी बहुत ही हाईलाइट होकर दिख रही है। जी सर। तो डिफरेंस बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सारे सब्जेक्ट्स के, मेजर सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट, वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। दूसरा आप ये जरूर देख लीजिएगा जो डॉक्ट्रिन्स वगैरह हैं जी सर। वो पूछी जाती हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक बोलते हैं, सेवरेबिलिटी बोलते हैं, पिथ एंड सब्सटेंस बोलते हैं, वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ में चाहे क्रिमिनल लॉ हो चाहे सिविल लॉ हो, दोनों का ही प्रोसीजर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। जी सर। अगर इतना आप कवर कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो 22 तारीख का इंटरव्यू है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। आइडेंटिफाई कर लीजिए लॉज। हाँ जी सर। सीआरपीसी पढ़ लीजिए आप सबसे पहले, सीआरपीसी के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एविडेंस पढ़ लीजिए, चौथे नंबर पे आईपीसी पढ़ लीजिए और पांचवें नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। जी सर। ये 5 सब्जेक्ट ही आप लेके चलिए। और जैसे मतलब जैसे जो आपका प्रीवियस करियर है और उसके जो क्वेश्चंस थे आपने बहुत अच्छे से आंसर किए, तो अगर जज साहब इन चीज़ों को पूछते हैं, ऑनरेबल बोर्ड जो बैठा होगा, इस पे अगर आप थोड़ी देर डिस्कशन चला सकें जी सर। तो ये एक्चुअली आपकी जो प्रॉपर पर्सनालिटी है वो जो एकदम जज के जैसे है वो दिखाएगा। तो उससे अगर आपके लॉ में थोड़ी सी कमी भी होगी ना तो भी वो एक कंसिडर करेंगे क्योंकि ओवरऑल पर्सनालिटी इनकी जज की तरह है। लॉ तो आप भी देखते हो, बैराग भी होता है सामने, तो थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी मदद करेंगे। और हर एक चीज़ का एक छोटा छोटा ही सही, लेकिन केस लॉ जरूर देख लीजिएगा। सर सर। मेजर केस को देखिए। टारगेट छोटा बनाइए, उसको पूरा कीजिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारा है, दिन कम है, सब पढ़ नहीं सकते। तो टारगेट होना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है सीआरपीसी में, कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, आईपीसी में क्या है, एक बना के चार्ट, उसके ऊपर पूरा फोकस करिए। फिर अगर आप सोचेंगे कि ये भी पूछ सकते हैं वो भी, तो फिर वो बहुत बुरा हो जाएगा। तो टारगेट सेट करिए पहले, उसको फिर अकम्प्लिश कर दीजिए। सर। चलिए सर कुछ मैं पूछना चाहता हाँ हूँ। प्लीज प्लीज पूछिए। सर कुछ ऐसी बुकलेट टाइप से आपके यहाँ से कहीं से मिल सकती है आपकी? हाँ ये मेन पॉइंट, जैसे मैं इंटरव्यू के हिसाब से मैं समझ नहीं पा रहा कि पढ़ने को आप सर बोले कि सब कुछ देख लें, तो थोड़ा दिक्कत होती है किसकी मेन पॉइंट को जिसे फोकस कर सकें, तो ऐसा कुछ है? देखिए एरिया वाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बुकलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीआरपीसी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अरेस्ट, जी सर। इन्वेस्टिगेशन, जी सर। कॉग्निजेंस, ट्रायल, उसके अंदर एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, जी सर। इसके अलावा कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स, जी सर। ये सारी चीज़ें हैं। और अरेस्ट हो गया तो उसके साथ बेल हो गई। तो ये 10 ही टॉपिक मैंने आपको गिनाए। जी सर। इसके अंदर 10 टॉपिक के अंदर कम से कम मान के चलिए कि आपको 20-30 सेक्शंस हो गए, 40 तक मान लीजिए सेक्शंस हो गए, और इसके अंदर मुश्किल से 10 केस लॉस। जी सर। इतना करना है एक सब्जेक्ट का, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स भी हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं। ये हमारी जितना भी स्टडी मटेरियल और बुकलेट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है ज़्यादा हो जाता है सर। जी। मतलब हम वैसा मतलब ये कॉलेजेस में जो आपको दुबकी वगैरह आती है ना हाँ, सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो फिर भी आपको नहीं, कॉन्सेप्ट सर उसमें गलत रहता है, क्वेश्चन से रहता है। तो सतही रहता है सर, उसमें गहराई नहीं रहती है। देखा हूँ। आपकी बेटी भी लॉ कर रही है जी ना? सर, फर्स्ट ईयर में बीएससी साल फर्स्ट ईयर में। हाँ। वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हमारे कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे। सर मैं प्री आप ही की यूट्यूब वीडियो से सर मैं क्लियर किया, मैं बिल्कुल छोड़ चुका था, लेकिन जब आया मुझे मौका मिला करने का तो मैं सर आप ही का सारे यूट्यूब वीडियो सर का
और एक उर्जिता मैम थी उनका अर्जिता मैम जी जी सबका मैं वीडियो उन्हीं के देख कर शायद क्लियर किया हूँ प्री, उसके बाद फिर मेंस की तो पढ़ाई किया हूँ। बिल्कुल सर बीच में 10 साल छूट चुका था। समझ ठीक पा है। रहा हूँ आप इतना बस वीडियोस लेके